Today we are going to start with the chapter number 2. So everyone, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 हमारा कवर किया था, जो कि था नेशनलिज्म इन यूरोप एंड फ्रांस। तो अब हम जो चैप्टर 2 करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसा था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। ओके, तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे महात्मा गांधी इंडिया में जब आए तो उन्होंने क्या क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब सत्याग्रह लेकर आए महात्मा गांधी तो उसमें उनके आइडियाज़ क्या थे, एंड रोलेक्ट एक्ट क्या था, और जलियांवाला बाग मैसेकियर क्या था। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। उस टाइम पर क्या था जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रही थी, तो महात्मा गांधी उस वक्त पर साउथ अफ्रीका के साथ अपनी जंग लड़ रहे थे। ओके, तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो था ये बेसिकली पूरा का पूरा हमारा जो कनेक्ट होता है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कलेक्ट होता है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट वो था जब ब्रिटिश ने पूरे हमारे ऑल ओवर द कंट्रीज़ पर, ऑल ओवर द कंट्री में जो पीजेंट्स थे सब पर अपने मूवमेंट का रूल कर दिया था। तो ये जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म था बेसिकली ये टोटली डिपेंड करता था, टोटली कनेक्ट करता था हमारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। और इसी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के अंदर हमें महात्मा गांधी की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखेंगी। उन्होंने काफ़ी ग्रुप्स के अंदर वो गए, उन्होंने काफ़ी ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को बोला कि वो वन मूवमेंट ट्राई करे। जैसे मान लो उन्होंने एक कंट्री में 10 ग्रुप बनाए, तो 10 ग्रुप का जो पर्टिकुलर ईच ग्रुप अपना ईच मूवमेंट करे। तो 10 ग्रुप हैं, अगर हर एक ग्रुप अपना एक एक मूवमेंट करेगा यानी 10 मूवमेंट एक कंट्री में होंगे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को अपने यूज़ कर काफ़ी अच्छे तरीके से जो मॉडर्न नेशनलिज्म था उसके बारे में हमें बताया और काफ़ी सारे ग्रुप्स को जोड़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये बेसिकली हमारी फुल टू फुल जो है कनेक्ट होती है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारी है वो कनेक्ट होती है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। आप सभी प्लीज़ अपने पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठें। कुछ पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, एंड बाकी आपको इस वीडियो का प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर प्रॉपर नोट से भी स्टडी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो हमारा खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर डिपेंड करता था। इसमें क्या था, जो नेशनल मूवमेंट था इस टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो स्प्रेड कर चुका था काफ़ी एरियाज़ में। और यह बात है 1919 की। 1919 में क्या था, जो भी नेशनल मूवमेंट हो रहे थे कंट्री में, जो भी मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके के नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे। कहीं पर किसान अपनी खेती के लिए लड़ रहे थे, तो कहीं पर वर्कर्स अपने वेजेस के लिए लड़ रहे थे। तो काफ़ी मूवमेंट्स हो रहे थे, तो ये मूवमेंट स्प्रेड कर रहे थे काफ़ी एरियाज़ में। ये बात है 1919 की। और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से एक डेवलप हुआ हमारा न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। जैसे डेवलप हुआ वैसे ही न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलप हो गए। जैसे ही न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलप हुए, जो भी जितने भी लोग थे उनको स्ट्रगल करने का एक नया तरीका, एक नया ज़रिया मिला। महात्मा गांधी ने काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी लोगों को ये बताने में कि वह स्ट्रगल और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। फिर महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया वापस आ गए। जैसे ही वो महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को एम्फेसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी इंडिया आकर काफ़ी कंट्रीज़ में घूमे। काफ़ी कंट्रीज़ में घूमने के बाद उनको यह पता चला कि लोग अभी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को एम्फेसाइज़ किया। 1916 में गांधी जी ने ट्रैवल किया चंपारण गए, जो कि बिहार में है। तो वहाँ पर
गांधी जी को किसी के थ्रू पता चला था कि वहाँ पर पेजेंट्स परेशान हैं अपने स्ट्रगल को लेकर। उनको समझ नहीं आ रहा पेजेंट्स को कि हम किस तरीके से कामकाज करें, किस तरीके से पैसा कमाएं, किस तरीके से स्ट्रगल करें, मेहनत करें। तो महात्मा गांधी जी चंपारण गए बिहार में, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद गांधी जी ने उनको इंस्पायर किया पेजेंट्स को स्ट्रगल करने के लिए। तो यह तो था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि गांधी जी लेकर आए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसमें गांधी जी ने क्या क्या किया। इसमें क्या था, जो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी इंडिया कब रिटर्न हुए। महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आ गए थे। और वो इंडिया वापस आने से पहले क्या कर आए बाहर, वो बाहर साउथ अफ्रीका में गए थे। वहाँ हमारे इंडियंस के लिए लड़ाई लड़कर आए। वो वहाँ पर कोर्ट में हम इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में वो लड़ाई लड़कर जंग जीतकर वापस महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आए जनवरी 1915 में। सत्याग्रह बेसिकली है क्या, ये आप लोग नोट कर ले प्लीज पेन से अपने। सत्याग्रह है नोवल मेथड ऑफ एगिटेशन नॉन एज सत्याग्रह। ये डेफिनेशन है सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह आइडिया कैसे आया गांधी जी को सत्याग्रह का, जब गांधी जी 1916 में जब गांधी जी ने ट्रैवल किया चंपारण बिहार में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि पीजेंट्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे मेहनत कर कर अपना खाना, अपनी रोटी हम पा सकें, या फिर हम कैसे स्ट्रगल करें, कैसे क्या काम काज करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गांधी जी को यह खबर पहुंची और गांधी जी ने ट्रैवल किया चंपारण बिहार और वहाँ जाकर पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि हाउ टू स्ट्रगल। 1917 में गांधी जी को खबर आई खेड़ा गुजरात से। गांधी जी को यह खबर आई कि जो वहाँ पर क्रॉप्स की फील्ड थी खेड़ा गुजरात में, जो क्रॉप्स की फील्ड थी किसानों की, वो गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दी। तो गांधी जी पहुँच गए वहाँ खेड़ा गुजरात 1917 में वहाँ पहुँचकर गांधी जी ने गवर्नमेंट से उनकी जो क्रॉप्स थी उन सबका वापस से रेमिट वापस मांगा। जो भी उन्होंने लैंड रिफ्यूज़ करी थी वो सब वापस मांगी। फिर 1918 की बात है। 1918 में महात्मा गांधी जी ने इंटरवेंट किया डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। वह अहमदाबाद गए 1918 में। अहमदाबाद में वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें हो गई थी जो कि गांधी जी ने सॉल्व करवाई। मिल ओनर्स जो थे वो अपने वर्कर्स की सैलरी काफ़ी टाइम से बढ़ा नहीं रहे थे, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं हो रहा था और ना ही उनको कोई प्रॉफिट या कुछ मिल रहा था। तो 1918 में के गांधी ने इंटरवेन किया डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। तो उन्होंने वर्कर्स को बताया कि वो कैसे एडवाइस किया उन्होंने वर्कर्स को टू गो ऑन अ स्ट्राइक टू डिमांड फॉर 35% इंक्रीज इन वेजेस में उन्होंने बोला कि अपने वेजेस में 35% इंक्रीज, यानी कि 35% की बढ़ोतरी मिल ओनर से मांगने का आइडिया गांधी जी ने अपने वर्कर्स को दिया। तो ये तो हमने पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट बेसिकली पास्ड किया गया था ह्यूडली थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव। के गांधी जो थे उस टाइम पर, महात्मा गांधी जो थे उस टाइम पर उनका पेशेंस ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस रूड बिहेव से, इस लेजिस्लेचर रूल से उन्होंने रोलेक्ट एक्ट पास किया 1919 में कि महात्मा गांधी जी अपना पेशेंस खो चुके थे। गांधी जी सिर्फ यह चाहते थे कि जो नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस है उनको जस्टिस मिले, लेकिन वो जस्टिस नहीं मिल रहा था, उनके साथ अनजस्ट हो रहा था, अनजस्टिस हो रही थी, लॉज बनाए जा रहे थे, सिविल ओबीडियंस हो रही थी, नॉन वायलेंस हो रहा था, नॉन वायलेंस नहीं था। और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 1919 में ऑब्जर्व किया गया सत्याग्रह डे व्हेन पीपल, और 6 अप्रैल 1919 को आप सब लोग बच्चे ना सत्याग्रह डे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके अंदर जितने भी पीपल हैं, जितने भी ऑल ओवर द पीपल थे, उन सब ने फास्ट रखा था, किसी ने एक अन्न का दाना नहीं खाया था, सब स्ट्राइक पर थे। 1919 में कंट्री विटनेस अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग। 1919 में कंट्री को, पूरे भारत को पता चला कि ये सब पॉलिटिकल
पॉलिटिकल वालों के लिए कर रहे हैं, उनकी आंखें खुलवाने के लिए कर रहे हैं। 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोक अटैक ऑन बैंक। 10 अप्रैल को क्या हुआ? 10 अप्रैल को सत्याग्रही ने बैंक के बाहर कुछ अपना स्ट्राइक किया, जहां पर अमृतसर में पुलिस ने फायर कर दी पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोक अटैक ऑन बैंक। तो ये सब चीज़ें हमारी रोलेक्ट एक्ट में हुई थी। तो आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू जलियांवाला बाग मैसेकेयर। इसमें क्या था हमारा जलियांवाला बाग मैसेकेयर में? बेसिकली यहाँ पर लार्ज क्राउड गैदर इन ग्राउंड ऑफ बाग। जलियांवाला बाग में काफ़ी ज़्यादा भरकर आबादी के लोग आए थे, क्योंकि उस दिन बैसाखी का दिन था। तो सभी बैसाखी के फेयर में आए थे, लेकिन लोग तो घूमने आए थे, लेकिन वहाँ पर सत्याग्रही भी स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ? पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रेप्रेसिव मेजर व्हाइल सम केम टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर। जनरल डायर ने एंटर किया जलियांवाला बाग में। उसने देखा चारों ओर इतनी भीड़ है, जलियांवाला बाग पूरा भर चुका था लोग से। और उसने क्या किया? उसने जलियांवाला बाग के सारे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करवाया। जैसे ही उसने सारे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करवाया, उसने वैसे ही अंदर जितने भी लोग थे सब पर खुली गोलाबारी, खुली बंदूकबाजी चालू कर दी। उसने फायर चालू कर दिया क्राउड पर, जिससे क्या हुआ? गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ब्रूटल रिप्रेशन टू ह्यूमिलिएट पीपल। गवर्नमेंट इतना गंदा हसूल कर रही थी लोगों के साथ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसे ही देखा सत्याग्रही वहाँ बैठे हुए हैं, सत्याग्रही को जबरदस्ती उनको बोला गया कि वो अपनी नाक घिसें धरती पर। नाक घिस घिस कर उनके पैर छुएं और उनके जितने भी साहब थे उन सबको सलाम ठोके। सब चीज़ हुआ। और इसी बढ़ते हमने यह भी देखा कि जलियांवाला बाग में जो मासूम लोग सिर्फ बैसाखी फेयर में गए थे, उन सब की भी मौत हो गई, इंक्लूडेड सत्याग्रही। तो यह बहुत बड़ा मैसेकेयर था जो कि हम सबको याद है। तो जलियांवाला बाग में उस दिन जनरल डायर ने काफ़ी लोगों की हत्या करी। तो गाइस आप ये सब भी नोट कर सकते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि कैसे महात्मा गांधी इंडिया में आए, कैसे उन्होंने देखा कि पीजेंट से स्ट्रगल नहीं हो रहा, कैसे उन्होंने सबको अपनी लीडरशिप क्वालिटी से बताया, कैसे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, कैसे वो चंपा गुजरात गए, फिर कैसे रोलेक्ट एक्ट शुरू हुआ, रोलेक्ट एक्ट में कैसे कैसे अमृतसर में फायरिंग हुई, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शूटिंग कर हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों की मौत करी, इंक्लूडेड सत्याग्रही के साथ कितना फोर्सफुली उनका शोषण किया गया। तो यह सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो अभी के लिए यहीं तक। बाकी आप सबको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आप लोग प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं वीडियो से रिलेटेड, पार्ट 1 से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वी विल हैंडल दैट एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।